बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एमडी कैट A+ सीरीज़ का टेस्ट नंबर 16 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला MCQ है क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following species has tetrahedral geometry? कहते हैं किसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। पहली ऑप्शन है सल्फेट SO4 -2 चार्ज है, दूसरी कार्बोनेट CO3 -2 चार्ज है, तीसरी हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और चौथी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें जी बेटा, इन सब के स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ताकि इनको एक्सप्लेन कर सकूं। सल्फेट SO4, आपने स्टीरिक नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। सल्फर के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। और सल्फर पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई लॉन पेयर नहीं है। जो उसके साथ बॉन्डेड एटम है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो काउंट नहीं करना। सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड, सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर है तो वो, और सेंट्रल एटम पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आंसर 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 का आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसको देखिए बेटा, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और कार्बन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे नहीं है। तो अगर 3 आंसर आ जाए, स्टीरिक नंबर जिसे हम कहते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, इस पे आ जाए। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, लेकिन एक लॉन पेयर भी है। लॉन पेयर ज्योमेट्री को खराब करता है। 3 सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो टोटल आंसर 4 आता है sp3। लेकिन ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई ये एक ट्राइगोनल शेप बनती है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस लॉन पेयर की वजह से एक पिरामिड बन जाता है। तो इसकी शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp जब होगी तो लीनियर शेप होगी बेटा। तो पहली sp3 है टेट्राहेड्रल, दूसरी ट्राइगोनल प्लेनर, तीसरी ट्राइगोनल पिरामिडल, और चौथी है लीनियर। तो क्वेश्चन ये था कि किसकी शेप टेट्राहेड्रल है। तो 51 का अल्फा आंसर बनता है SO4 सल्फेट आयन। क्वेश्चन नंबर 52, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? तो कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, या किसी भी हमारे पास जो गैस होती है उसके 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 10⁻23। अब 1 मोल का मास कितना है नाइट्रोजन का? 28 ग्राम। और इसका मतलब ये हुआ कि 28 ग्राम में 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। या इसको उलट बोलें कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास 28 ग्राम है। तो एक मॉलिक्यूल का कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों तरफ 6.02 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास कितना बन गया? 28 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23। तो ये वाला आंसर जो है वो हमने देखना है कि कहां मैच करता है।
पहली ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 28, गलत हो गया ये। बीटा ऑप्शन सिर्फ 28 ग्राम है, गलत। चार्ली ऑप्शन 0.28 ग्राम है, गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन है 28 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23 ग्राम्स, और यही बेटा एक मॉलिक्यूल का मैस है। तो 52 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी द स्पीशीज विद एन एटम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसने हमसे पूछा है कि भाई इसके अंदर कौन सा जो हमें दिए गई ऑप्शंस, इनमें कौन सा आयन या मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसा है जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो देखिए बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली ऑप्शन जो हमें दी गई है वो है SF6, दूसरी ये फेरोसाइनाइड है, फिर आयोडीन टेट्रा फ्लोराइड है, और क्रोमियम के साथ ये 6 अमाइंस मौजूद हैं। तो कैलकुलेट करते हैं जी। फ्लोरीन की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 फिक्स होती है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया तो फ्लोरीन का चार्ज टोटल बन गया -6, तो सल्फर पे +6 लिखना पड़ेगा ताकि टोटल आंसर 0 आ जाए। इसमें सेंट्रल एटम सल्फर था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गए। इसको देखें जी, साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है और इसका चार्ज -1 होता है। इसके टोटल 6 जो ना वो ग्रुप्स हैं, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया। अब आयरन पे क्या लिखा जाए कि आंसर -4 आ जाए, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखनी पड़ेगी और यही हमारा आंसर होगा। IF7 को देखें, -1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 7, तो आयोडीन पे +7 चार्ज आ जाएगा बेटा। इनको सॉल्व कर रहे हैं, क्या आंसर +3 है। अमाइंस न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज 0 होता है, तो 0 इंटू 6 0 हो गया, +3 लाना है तो फिर क्रोमियम पे +3 चार्ज होगा। तो उसने हमसे पूछा था कि कौन सा आयन कंपाउंड मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो वो बेटा आयरन फेरोसाइनाइड बनता है, या हम इसे ये बोल सकते हैं कि हेक्सासियानोफेरेट। तो बीटा ऑप्शन बनती है क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 54, द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। जी बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने का एक फार्मूला है, वो क्या है, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n पर सेकंड। n क्या चीज है, ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की बात की है तो हम लिखेंगे फॉर सेकंड ऑर्डर। K के यूनिट क्या होंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर dm³। n क्या चीज है, ऑर्डर, तो 1 - 2 सेकंड ऑर्डर है तो n की जगह पे 2 लिख दिया, पर सेकंड आ गया बेटा। अब 1 - 2 आंसर बचा -1, तो -1 जब आएगा तो बनेगा मोल्स पर dm³ की पावर -1। ये -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इस -1 के मल्टीप्लाई करने से मोल्स की पावर -1 हो जाएगी और dm की पावर +3 हो जाएगी। अब ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दी। सेकंड की पावर -1, तो ये बन गया मोल की पावर -1 dm की पावर 3 और पर सेकंड। तो अब हमने देखना है कि ये किससे मैच कर रही है। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 54 में पहली ऑप्शन है मोल्स पर dm³ पर सेकंड, ये तो आंसर नहीं बनता। दूसरी ऑप्शन है पर सेकंड, ये भी आंसर नहीं बनता। तीसरी ऑप्शन है मोल्स की पावर -2, ये भी मैच नहीं करता है। डेल्टा ऑप्शन है मोल की पावर -1 dm की पावर +3 और पर सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो डेल्टा ऑप्शन बनी बेटा। क्वेश्चन नंबर 55, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द। कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वाहद फोर्सेस हों किस में। पहली ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि प्रोमिनेंट होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वहां पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, तो यहां पे सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। पहली बात उसने मेंशन किया गैसियस स्टेट, दूसरी बात मेंशन की एट हाई टेम्परेचर। अगर गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल फर्ज करें करीब होंगे, फर्ज करें तो हाई टेम्परेचर पे मजीद दूर चले जाएंगे, यानी जो थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होनी भी थी वो भी हाई टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल गायब हो गई, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन।
सॉलिड आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, अब आयोडीन सॉलिड फॉर्म खुद बता रहा है, तो इसका मतलब यह है आयोडीन बेटा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर में जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। प्रेजेंट तो वैसे हर एक मॉलिक्यूल में होती हैं, लेकिन नॉन पोलर में प्रोमिनेंट है और सॉलिड भी है, यानी उन आयोडीन मॉलिक्यूल्स का सॉलिड में कन्वर्ट होना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। तो यहां पे सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उसके सॉलिड स्टेट की एग्जिस्टेंस की वजह बन रही है। तो चार्ली आंसर हो गया जी। और डेल्टा ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। तो 55 का चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिडॉक्स रिएक्शंस एक्सेप्ट। बेटा उसने मेरे जो है ना वो रिडॉक्स रिएक्शन बताए हैं, यानी रिएक्शंस प्रोवाइड किए हैं। कहते हैं सारे रिडॉक्स हैं सिवाय एक के। रिडॉक्स क्या होता है? जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही हो। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लियो से याद करना है, लियो है LEO, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को याद करना है जर, जर GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और R फॉर रिडक्शन। तो जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, दूसरा गेन कर रहा हो, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। कहते हैं सारे रिडॉक्स रिएक्शन है सिवाय एक के। तो मैंने ये सारी ऑप्शंस लिख ली हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। जो बेटा देखें, कार्बन प्लस 4HNO3, कार्बन ने बॉन्ड नहीं बनाया, जिसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो आ गया। फिर HNO3, ऑक्सीजन -2 है, टोटल एटम 3 है, हाइड्रोजन +1, ये -6 + 1 -5, नाइट्रोजन पे +5 लिखना पड़ेगा ताकि टोटल आंसर 0 आ सके। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, उसमें कार्बन क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 0 से +4 में जा रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। जब कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो रिडक्शन कर रहा हो। नाइट्रोजन को देखें, ये +5 से +4 में चेंज हो रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। तो एक एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरी रिडक्शन कर रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। सेकेंड रिएक्शन को देखें जी, AgNO3, NO3 एज ए होल -1 होता है, तो सिल्वर पे +1। सोडियम क्लोराइड में सोडियम +1 है, क्लोरीन -1। अब जब ये रिएक्शन हुआ तो AgCl और NaNO3 बन गया। अब AgCl में अगेन सिल्वर +1, क्लोरीन -1, +1 -1। आप देखें कि जो रिएक्टेंट वाली साइड पे इनके चार्जेस हैं, वही प्रोडक्ट वाली साइड पे चार्जेस है, सिर्फ इनके आयंस एक्सचेंज हुए हैं। इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, कोई गेन नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट P4 और 5O2, इसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगेन जो है ना ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल था, ये भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो फिर इन दोनों की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कंपाउंड बनाया गया, प्रोडक्ट बना है, उसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा लूज कर रहा है। ये माइनस में आ गया, ये गेन कर रहा है, ये प्लस में है, ये लूज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन है। लास्ट वाले को देखें, कॉपर ने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, जीरो। यहां कॉपर ने बॉन्ड बना लिया +2, तो कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज। और सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि +4 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन हो रही है। तो फिर इसका मतलब हुआ पहली, तीसरी और चौथी, यानी अल्फा, चार्ली और डेल्टा जो हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, लेकिन जो बीटा ऑप्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो फिर इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 56 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। जब आपने एटम्स निकालने हो मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या फार्मूला है जी? देखें, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल, इन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, तो फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर वो रिक्वायर्ड एटम कितने हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की बात की है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो एटॉमिसिटी 1 आ जाएगी। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना बनता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये बन गया 28।
ये चीजें हमें जो है ना वो पहले मॉलिक्यूल को देख के पता चल गई। और गिवन मैस हम देख लेते हैं। जो बेटा गैस जो हमें गिवन मैस प्रोवाइड किया गया है वो 2.8 ग्राम है, तो ये गिवन मैस हो गया। 2.8 इधर हमने पुट कर दिया। ये पॉइंट अगर खत्म किया जाए तो क्या होगा, 10 आ जाएगा। 10 मैंने उसके नीचे लिख लिया, पॉइंट खत्म हो गया। 28 से कैंसिल हो गया, ये 10 इस पावर से कैंसिल होकर 10 की पावर 22 आ गया। तो 6.02 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास आ गए इसमें। अब हम ये देखते हैं कि ये किससे मैच करता है। पहली ऑप्शन ही 6.0 10⁻22 यही बेटा मैच कर रही है, बाकी ऑप्शन जो है मैच नहीं करती। तो 57 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, ये बेटा पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है एमडी कैट के पेपर में। देयर आर ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल अलाइव इन द पाकिस्तान। कहते तकरीबन 200 मिलियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। इफ यू आर टू डिस्ट्रीब्यूट ₹1000 टू ईच पाकिस्तानी इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी कॉइन। अगर आपने हर आदमी को 1000 रुपए देने हैं 5 रुपए के सिक्कों की शक्ल में, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉइन यू मस्ट हैव। तो कितने जो है ना मोल्स बनेंगे कॉइन के जो आपके पास होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉइन्स हमने निकालने हैं। 200 मिलियन, मिलियन होता है 10 की पावर 6, तो 200 10 की पावर 6 आ गया, इतने लोग हैं। फिर 1000 रुपीज देने हर एक को इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो 1000 के अंदर कितने 5 रुपए के सिक्के बनेंगे, 1000 को 5 पे डिवाइड कर लिया। और मोल्स बनाने के लिए आपने उस चीज को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर लिया। तो अब ये जो 200 है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 इंटू 10⁻², फिर इंटू 10⁻6, और 1000 के लिए लिख लेंगे 10⁻3। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों इकट्ठे कर लिए, और 10 की पावर 23 वैसे के वैसे। अब देखें ये 6 और 2 8 और 3 11, 23 नीचे से ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 और माइनस 23। तो 23 में से 11 माइनस हो गए, बाकी -12 बच जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं, ये बन गया जी 2/30 और 10 की पावर -12। अब हमने इनको डिवाइड करना है। 30 बाहर और 2 इधर, पॉइंट लगा 0 आया, अभी भी 30 से स्मॉल है। फिर एक और 0 लगा, यहां पे 0 आया। 6 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया, फिर बच गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बच गया 0.066 10⁻⁻14। अब डेसिमल एक डिजिट के बाद आना चाहिए, यहां पे डेसिमल है 1 और 2, यानी पावर में मजीद 2 माइनस कर देंगे तो 6.6 10⁻⁻14 ये बेटा उसका आंसर बन जाएगा। यानी इतने मोल्स ऑफ कॉइन्स जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए लोगों में इक्वली डिवाइड करने के लिए। तो पहली ऑप्शन है 6.6 इंटू 10⁻⁻14, यही आंसर है बेटा। बीटा ऑप्शन है 1.5 10⁻⁻14, तीसरी 6.67 इंटू 10⁻+14 और डेल्टा है 1.5 इंटू 10⁻+14। तो जो ऑप्शन मैच कर रही है वो अल्फा आंसर है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द सोडियम क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ बोर्न-हैबर साइकिल व्हेन। जी बेटा उसने हमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड की -411 है बेटा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम है 108। एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है 122 किलो जॉल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम है 496 किलो जॉल पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन जो है वो -349 किलो जॉल पर मोल है। कहते हैं इसकी लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करें, वैल्यूज उसने दे दी हैं। अब बोर्न-हैबर साइकिल के मुताबिक जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज होती है वो इनडायरेक्ट स्टेप के सम के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू द हेसिस लॉ।
तो डेल्टा एच एक्स और डेल्टा एच एल लैटिस एनर्जी वो हमने कैलकुलेट करनी है लैटिस एनर्जी। और डेल्टा एच एक्स क्या होती है? डेल्टा एच एक्स में 4 स्टेप हैं। एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, फिर एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो एटमाइजेशन ऑफ सोडियम 108 है बेटा, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम 496 है, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन 122 दी हुई है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 है। इन सब को प्लस करके माइनस करें तो आंसर आता है 376 किलो जॉल पर मोल। ये क्या आ गया? डेल्टा एच एक्स। ये डेल्टा एच एक्स आ गया। तो डेल्टा एच एक्स की वैल्यू यहां पुट करें, हमने लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा -411 दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और डेल्टा एच एक्स की वैल्यू माइनस के साथ लिखनी है। ये तो पॉजिटिव है, इधर माइनस है, तो 376 ये आ गया जी। तो ये बना -787 किलो जॉल पर मोल। तो ये है बेटा लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड। तो -787 किलो जॉल पर मोल। अब देखें, पहली ऑप्शन है 376 किलो जॉल पर मोल, दूसरी है +787 किलो जॉल पर मोल, चार्ली ऑप्शन है -376 किलो जॉल पर मोल, और डेल्टा ऑप्शन है हमारा आंसर -787 किलो जॉल पर मोल, 59 डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा क्वेश्चन नंबर है 60। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। ये बेटा ये पहली ऑप्शन है NF3SO3 एंड BF3, H3O पॉजिटिव। तो ये सारी ऑप्शंस मैंने लिख ली हैं। देखें, ये पहली ऑप्शन है, ये दूसरी ऑप्शन है, ये तीसरी और ये चौथी। उसने हमसे ये कहा है कि किस जो ना ऑप्शन में जो पेयर है उनकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। पहली ऑप्शन में NF3 और SO3 है। NF3 जो है वो किस शेप में होता है? वो NH3 जैसा है, ट्राइगोनल पायरामिडल, और SO3 ट्राइगोनल प्लेनर। इस पेयर में दोनों की शेप सेम नहीं है। फिर उसी ऑप्शन में दूसरा पेयर दिया हुआ है BF3 और H3O पॉजिटिव। BF3 होता है ट्राइगोनल प्लेनर और H3O पॉजिटिव होता है ट्राइगोनल पायरामिडल। ये पेयर की भी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास जो शेप आ रही है वो सेम नहीं है। इस पे आ जाए जी। BF3 ये लिख चुका हूं मैं। अब मैं सिर्फ इनके पहले पहले जो ना वो एब्रीवेशन लिख लेता हूं कि ट्राइगोनल प्लेनर है। ये BF3 आ गया और उसके साथ NF3 है। NF3 क्या है? ट्राइगोनल पायरामिडल। तो ये पहला ट्राइगोनल प्लेनर, दूसरा पायरामिडल, ये भी शेप सेम नहीं है। तो इसी से पता चल गया, नेक्स्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तीसरे ऑप्शन में आ जाएं, SO3 क्या है? SO3 है ट्राइगोनल प्लेनर, और BF3 क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। इस पेयर में दोनों की शेप सेम हो गई। शेप सेम हो जाए तो दे आर आइसोस्ट्रक्चरल। इधर आ जाए, NF3 क्या है? ट्राइगोनल पायरामिडल, और H3O पॉजिटिव क्या है? वो भी ट्राइगोनल पायरामिडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑप्शन में, ये चार्ली ऑप्शन थी, इस ऑप्शन में जो पेयर्स बने हुए हैं, जैसे ये दोनों का पेयर बनाया हुआ उसने और इन दोनों का पेयर बनाया हुआ है, तो इन पेयर्स की जो शेप है वो सेम है, दे आर आइसोस्ट्रक्चरल। लास्ट ऑप्शन को भी देख लें, NH3 क्या है? ट्राइगोनल पायरामिडल, और BF3 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये भी मैच नहीं करते। तो फिर इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ चार्ली ऑप्शन है जो मैच करती है, बाकी ऑप्शंस मैच नहीं करती। तो 60 का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 61। द क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल कॉन्ट्रीब्यूट्स। ये बेटा कॉर्नर पे जो क्लोरीन होते हैं
उनका हर क्रिस्टल में 1/8 पार्ट होता है। तो 1/8 जो है वो बीटा ऑप्शन है और वही इसका आंसर है। अल्फा 1/4 है, चार्ली 1/2 है और डेल्टा 1 है, तो इसका आंसर बनता है सिर्फ 1/8, यानी क्वेश्चन नंबर 61 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। उसने हमसे पूछा है कि कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स कितने होंगे अगर 0.24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो। जी बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें मोल जो है ना वो दिए गए और मोल ही फाइंड आउट करने हो, इसे मोल मोल रिलेशनशिप कहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है देखें। आप देखें कि एक कैल्शियम फॉस्फेट, मैंने एक लिखा है फिर गैप छोड़ा थोड़ा सा, एक कैल्शियम फॉस्फेट में आपको ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन का पूछा गया है, ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं, ये 4 और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई होके 8 हो गए। 8 ऑक्सीजन एटम, दोनों तरफ लिख लें मोल ऑफ। तो कॉन्सेप्ट बन गया कि 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन एटम है। अब वो कहता है कि अगर ऑक्सीजन के 0.24 हो, 0.24 का मतलब है पहले 24 हो, आप उसे 100 पे डिवाइड कर, तो इधर 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वालिटी क्या कह रही है कि अगर आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया कि ये 24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर आ गए हैं 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन सवाल में क्या है, 0.24, इधर 0.24 कैसे बन सकता है, अगर इधर 100 पे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा 0.24। तो इक्वालिटी कह रही है कि अगर इधर 100 पे डिवाइड करना है तो इधर भी 100 पे डिवाइड करें, तो वो 100 पे डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0.24, 0.24। और इधर कैल्शियम फॉस्फेट क्या आ गया है 3 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। तो कैल्शियम फॉस्फेट के बेटा मोल्स हमारे पास आ गए जब उसके अंदर 0.24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो ये 3 इंटू 10⁻² है। देखें पहली ऑप्शन है 0.02, गलत। दूसरी ऑप्शन है 1.5 10⁻², गलत। तीसरी ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻², यही बेटा इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन। और डेल्टा ऑप्शन है 2.5 10⁻², तो 62 का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 63, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट हैविंग जनरल फार्मूला MX2 इन वाटर इज 4 इंटू 10⁻12। द कंसंट्रेशन ऑफ M+2 आइन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज। जी बेटा उसने हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻12 और कहता है कंसंट्रेशन ऑफ M आइंस निकालें। तो बेटा देखें, जब ये सॉल्ट वाटर में आयोनाइज होता है तो एक M आइन बनता है और 2 जो है वो X आइंस बनते हैं। यानी अगर M की सॉल्युबिलिटी सिंगल S है तो X की सॉल्युबिलिटी डबल होगी। तो ऐसा सॉल्ट जो AB2 कैटेगरी, AB2 मीन MX2, एक जो ना वो पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन, इसको मैं AB2 कहता हूं, आप MX2 कह दें। उसके लिए फार्मूला याद रखना है कि KSP बराबर होता है 4S³ के। हमने S निकालना है, S मीन कंसंट्रेशन ऑफ M आइंस। तो वो कंसंट्रेशन को मैं सॉल्युबिलिटी का नाम दे रहा हूं, S का नाम दे रहा हूं। तो फिर S फाइंड आउट करना है। KSP की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻12 और उधर 4S³ है। ये बेटा 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू S³। हमने S निकालना है तो क्या करें, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट मीन पावर 1/3। तो बेटा ये 3 तो इससे कैंसिल होके S आ जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा 1 का तो 1 ही आ जा रहा है। ये -12 की पावर 1/3 है, तो जब 10 की पावर -12 1/3 बनेगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पावर की पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होती है, यानी ये 3 से कट जाएगा, बाकी बच गया 10 की पावर -4। तो S यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सिंगल आइन M आइन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ चुकी है 1 इंटू 10⁻⁻4। तो पहली ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻4 गलत, दूसरी ऑप्शन है 4 इंटू 10⁻⁻10 गलत,
चार्ली ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻⁻6, ये भी गलत। डेल्टा ऑप्शन है 1 इंटू 10⁻⁻4, ये बेटा हमारे उस जो ना उसे जो आंसर हमने निकाला उसे मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर है 63 डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर -393.7 एंड -283 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। कार्बन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टन बताई गई है, उनकी वैल्यूज उसने एंथैल्पीज दे दी हैं बेटा। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल इज, तो देखिए बेटा हेसिस लॉ क्या कहता है। हेसिस लॉ कहता है कि डायरेक्ट स्टेप की एनर्जी इनडायरेक्ट स्टेप के सम के बराबर है। तो डायरेक्ट स्टेप है कार्बन की कंबस्टन, कार्बन की कंबस्टन करे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, डेल्टा एच एंथैल्पी है। इनडायरेक्ट है कि पहले आप कार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें, एक स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो पहले स्टेप की एंथैल्पी है डेल्टा H1, दूसरे स्टेप की एंथैल्पी है डेल्टा H2। तो अकॉर्डिंग टू द हेसिस लॉ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली कैसे, उसने हमें कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बताएं। प्रोवाइडेड क्या है, कार्बन की कंबस्टन यानी डेल्टा H प्रोवाइडेड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टन वो भी प्रोवाइडेड है डेल्टा H2। तो ये डेल्टा H2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, डेल्टा H1 कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइडेड है। वो क्या वैल्यू प्रोवाइड की गई है जी, ये बड़ा देखें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है -393.7, तो लिख दिया -393.7 माइनस, फिर दूसरी वैल्यू है -283, वो वैल्यू पुट कर देते हैं जी, -283 डेल्टा H1। तो क्या आंसर आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -393.7 प्लस 283 इज इक्वल टू डेल्टा H1। तो ये होगा तो माइनस, साइन माइनस का आएगा, 110.7 किलो जूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा हमारे पास आ गई, जो कि -110.7 है। अब देखिए पहली ऑप्शन है -676, गलत। दूसरी ऑप्शन है -110.7, यही आंसर है, बीटा ऑप्शन आंसर हो गया। चार्ली ऑप्शन पॉजिटिव में दी है, डेल्टा ऑप्शन भी जो है इसका आंसर नहीं है, तो 64 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65। द रेट ऑफ अ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन A plus B plus C goes to product is given by the rate -dA/dt। ये -dA/dt जो है वो रेट है, तो मैं उसको रेट लिख लूंगा, इज इक्वल टू K A की पावर 1/2, B की पावर 1/3, C की पावर 1/4। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, बेटा ऑर्डर क्या होता है, जो रेट इक्वेशन होती है उसमें जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट्स होती हैं, हम उनको सम अप कर लेते हैं। तो देखें R इज इक्वल टू K, ये है, ये सारी एक्सपोनेंट्स, ये सारी पावर्स, इनको सम कर लिया जाए तो ऑर्डर बन जाता है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हमने सम अप करना है। अब ये सारी फ्रैक्शंस में एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 2 6 12, 6 आ गया जी, 3 4 12, 4 आ गया, 4 3 12, तो ये बन गया 13/12। तो ऑर्डर की वैल्यू आ गई 13/12। तो देखें ये कहाँ मैच करती है जी, पहली ऑप्शन है 13/14, गलत। दूसरी ऑप्शन है 13/12, यही आंसर है बेटा। तीसरी ऑप्शन है 12/13, गलत हो गया, और लास्ट ऑप्शन है 13/11, वो भी गलत हो गया। तो 65 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ NaOH। ये बेटा उसने मोल्स हमें दे दी है, मैस फाइंड आउट करना है, और उसने हर एक का एटॉमिक मैस भी दिया हुआ है। तो मैस निकालने का तरीका क्या है, मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें। मोल्स दिए गए हैं 0.25, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, सबको सम अप किया तो 40 आया। पॉइंट खत्म करें तो 100 आता है, ये पॉइंट हमने खत्म कर दिया। 25/100 यानी 25/4, 4 इसे कैंसिल होकर 10, 4 उसे कैंसिल होकर 10 आ जाएगा,
तो 10 ग्राम हमारे पास जो है वो इसका मैस आ गया। तो मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम। पहली ऑप्शन है 4 ग्राम, बीटा ऑप्शन है 6 ग्राम, चार्ली ऑप्शन है 8 ग्राम, डेल्टा ऑप्शन है 10 ग्राम, और यही बेटा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 66 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, रीजन वाई अ रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इंक्लूड दैट द मॉलिक्यूल इन अ रियल गैस। कहते वो क्या रीजन है जिसकी वजह से रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है। तो पहली ऑप्शन है हैव डेफिनेट स्पीड, उनकी डेफिनेट स्पीड होती है। स्पीड का बेटा आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। हैव डेफिनेट साइज, ये है मैटर। जितना पार्टिकल का साइज ज्यादा होता जाएगा उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा। तो डेफिनेट साइज अगर है तो फिर उसमें जो है ना वो उसके नॉन आइडियल बिहेवियर से डेविएशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उस पर डिपेंड कर रही होगी। चार्ली ऑप्शन है आर सब्जेक्टेड टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी मैंने बता दिया कि साइज ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा और नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा। तो जाहिर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड कर रहा है और डेफिनेट साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बीटा और चार्ली दोनों पे डिपेंड किया जा रहा है, यानी फिर डेल्टा आंसर होगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 68, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कहता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में गलत बात बताएं। पहली ऑप्शन है दे आर टेम्पररी फोर्सेस, वीक होती हैं, परमानेंट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए बनती हैं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, टेम्पररी है यानी परमानेंट नहीं है। दूसरी, दे आर सिग्निफिकेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, गलत। पोलर मॉलिक्यूल में ये प्रोमिनेंट है बस, लेकिन प्रेजेंट हर तरह के मॉलिक्यूल्स में है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन से पैदा होती हैं और इलेक्ट्रॉन दुनिया के हर एटम में मौजूद हैं, हर एटम में मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बात बीटा ऑप्शन गलत हो गई कि जी ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, बाकियों में नहीं होती। तो बीटा इनकरेक्ट हो गया। चार्ली है दे आर वीकेस्ट फोर्सेस, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनती हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वीक होती हैं। और आखिरी बात वही बात बोल दी है उसने, दे आर शॉर्ट रेंज या शॉर्ट लिव्ड, तो ये बात भी सही हो गया जी। तो 68 में अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, E by m रेशियो ऑफ द कैथोड रेज इज। कैथोड रेज की जो E by m है वो क्या है? आगे ऑप्शंस हैं, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, गलत। कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, उनकी जो E by m है। बीटा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गैस, ये सही है बेटा, ये नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती। चार्ली ऑप्शन है मे और मे नॉट, गलत हो गया। और डेल्टा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ये भी गलत हो गया। तो 69 का बीटा ऑप्शन आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 70, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू a माइनस जी, वेयर a इज द मास नंबर एंड z इज द एटॉमिक नंबर। आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो एटॉमिक मास में से जो जो उसका हमारे पास एटॉमिक मास होता है उसमें से हम उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। पहली बात सही हो गई। दूसरी ऑप्शन है इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, ठीक हो गया जी। चार्ली ऑप्शन है बीम ऑफ प्रोटॉन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव पोल अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो बीम ऑफ प्रोटॉन है जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ना हम भेजते हैं तो ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल सही हो गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होकर। डेल्टा ऑप्शन है न्यूक्लियॉन नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है जी? न्यूक्लियस के अंदर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोनों को जब सम करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो न्यूक्लियॉन नंबर बनेगा। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो ये गलत हो गया जी। तो 70 का डेल्टा ऑप्शन ये इनकरेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज 10% वेट बाय वॉल्यूम कॉम्पोजिशन। उसने बेटा सॉल्यूशन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दी है वेट बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी ऑफ दिस ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा परसेंटेज से मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं।
परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंट, यानी वो जो भी चीज है वो 10 है, 15 है, 18 है, जो भी है, दैट इज ग्राम्स। ये ऊपर वाली चीज है वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे जो भी सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम। तो 10 ग्राम सोल्यूट है जो कि ग्लूकोज है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बना लिया है, सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मोलैरिटी में ये होता है कि यहां पे हमने 1 लीटर बनाना है। 1 लीटर केमिस्ट्री में 1 डीएम क्यूब के इक्वल है। अब 1 डीएम क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यहां 1000 बनाना है, 1000 बनाने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही काम इधर फ्रैक्शन के ऊपर भी करेंगे ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, फर्क कोई ना पड़े। तो अब बन गया हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और नीचे बन गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर। अब बेटा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ये जो चीज है जो ग्राम्स में आई है, ये सॉल्यूट का गिवन मैस है। इसको अगर आप मोल्स में कन्वर्ट कर लें तो वो आपके पास दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा जो 1 लीटर में होगा, और वही मोलैरिटी बन जाएगी। तो मोल्स बनाने के लिए गिवन मैस बाय मोलर मैस, गिवन मैस है 100 और मोलर मैस ग्लूकोज का है 180। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 10/18 आ गया, 10 ये 18 आ गया, पॉइंट लगा हमारे पास 0 आ गया, 18 5 90, फिर 10 बच गया, फिर 5 आ गया, यानी हमारे पास 0.55 या 5.5 10⁻⁻⁻1। तो 0.55 लिख लें या 5.5 इंटू 10⁻⁻5 लिख लें, दोनों बातें ठीक हैं। इतने मोलर सोल्यूशन आ गया जी। तो पहली ऑप्शन देखें 5.5 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर डीएम क्यूब, और यही बेटा इसका आंसर है। दूसरी ऑप्शन 5.5 इंटू 10⁻+1 लिखी हुई है, ये गलत हो गया। और चारली ऑप्शन है 5.6 10⁻⁻1 मोल्स पर डीएम क्यूब, ये 5.6 हो गया, ये भी गलत। और डेल्टा ऑप्शन में भी 5.6 है, ये भी गलत हो गया। तो अल्फा ऑप्शन है 5.5 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर डीएम क्यूब, यही 71 का आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज लॉन्गर वेवलेंथ? पहली ऑप्शन है यूवी रेज, दूसरी आईआर रेज, तीसरी माइक्रोवेव्स, चौथी रेडियो वेव्स। तो देखें जी, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की, उससे कम होती है इंफ्रारेड की, उससे कम होती है विजिबल की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है विजिबल की। तो उसने लॉन्गर वेवलेंथ पूछी थी, तो सबसे ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ, लार्जर जो हमारे पास वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की है, यानी डेल्टा ऑप्शन। तो 72 डेल्टा ऑप्शन। व्हेन अ गैस इज कूल्ड देयर इज, जब गैस को ठंडा किया जा रहा होता है तो क्या होता है? पहली ऑप्शन है एन इंक्रीज इन एंथैल्पी, कूल डाउन कर रहे हैं, हीट बाहर निकल रही है सिस्टम से, तो एंथैल्पी बढ़ेगी नहीं, पहली बात गलत। डिक्रीज और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये बीटा ऑप्शन है, ये बात भी गलत हो गई जी। उसने कहा जी डिक्रीज या इंक्रीज दोनों हो सकती हैं। जब उसमें से हीट बाहर जा रही है तो फिर जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो रही होती है। चार्ली ऑप्शन है नो चेंज इन एंथैल्पी, गलत हो गया। और डेल्टा ऑप्शन है डिक्रीज इन एंथैल्पी, यही बेटा इसका आंसर है। जब गैस को कूल डाउन किया जा रहा होता है तो उसकी एंथैल्पी कम हो रही होती है या कम होती है, डेल्टा ऑप्शन 73 का आंसर। 74, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस? कहते हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में कौन सा एलिमेंट हमेशा मौजूद रहेगा? तो पहली ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी कार्बन और चौथी नाइट्रोजन। तो बेटा कोल अगर मैं बात करूं तो कोल में मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की होती है, कार्बन ही हर एक में मौजूद है, चाहे वो ऑयल है चाहे वो नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह आ जाते हैं, उनमें उनके साथ हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन हर एक में मौजूद है। तो कार्बन इसका आंसर हुआ 74, चार्ली ऑप्शन। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन? कौन सी चीज रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करती, चेंज नहीं करती? पहली चीज है टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, लाइट की वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। और लास्ट है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी 75 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन व्हिच कंसिस्ट ऑफ आइसोटोप B510 और B511 is 10.8 AMU,
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बोरॉन 510 एटम्स इन द आइसोटोपिक मिक्सचर? ये बेटा पहली ऑप्शन है 8%, दूसरी 20%, तीसरी ऑप्शन है 0.8%, चौथी ऑप्शन है 80%। तो देखिए बेटा हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो एक आइसोटोप का है, किसी एक आइसोटोप का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब हमें तो पता ही नहीं कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है, तो रिलेटिव अबंडेंस मैं कंसीडर कर लेता हूं कि जी ये x है, तो दूसरा क्या होगा 100 माइनस एक्स, यानी अगर ये 30 है तो दूसरा 100 माइनस 30 70% हो जाएगा। तो एक x दूसरा 100 माइनस एक्स, तो ये पहले की परसेंटेज आ गई 11, ये उस आइसोटोप का एटॉमिक मास आ गया और मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस, प्लस पहले वाले आइसोटोप का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस, दोनों को सम करके 100 पे डिवाइड करना होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास उसने दिया हुआ है 10.8, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 10.8 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 1080 बन जाएगा, प्लस ये 1000 और ये हमारे पास है माइनस 10x, तो 10x को पहले लिख लेते हैं और 1000 को हमने बाद में लिख लिया जी। ये मल्टीप्लाई हुआ 1080 आ गया, 1080 आ गया बेटा, ये 1000 उधर आके माइनस हो गया और इधर x रह गया, तो बाकी क्या बच गया जी 80, यानी x जो है x किसके लिए था 511 के लिए, वो कितने परसेंटेज में आ गया 80%। तो अगर ये 511 वाला 80% है तो 510 वाला 20% होगा। तो उसने हमसे पूछा हुआ था कि परसेंटेज ऑफ बोरॉन 510 इन द आइसोटोपिक मिक्सचर इज, तो 20% बेटा आंसर हमारे पास आ गया। ये किसके लिए 510, क्योंकि ये जो हमने परसेंटेज निकाली है ये किसके लिए आई है, ये आई है 11 वाले के लिए, तो 10 वाले के लिए 20%। ये कैलकुलेशन वाला तरीका था। एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो ये है कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास देखना है वो किसके करीब है, जैसे 510 है और 511 है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास है 10.8, ये 11 के करीब है, यानी 11 वाले की परसेंटेज 50% से ज्यादा होगी, तो दूसरे वाले की 50 से कम होगी। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड है। बहरहाल कैलकुलेशन से गलती नहीं होती। एग्जैक्ट आंसर आ गया 76, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस? पहली ऑप्शन है NaOH, दूसरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और चौथी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जी, ये बेटा 4 बेसिस है, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा अच्छी बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और पहले ग्रुप की बेसिस पूरे पीरियोडिक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया NaOH, फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे वीक बेस होती है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके OH आयन को रिलीज करने की एबिलिटी के लिहाज से। तो उसने हमसे यही पूछा था कि सबसे वीकेस्ट बेस कौन सी है, तो आंसर बन गया चार्ली ऑप्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 77 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, एन एक्सपेरिमेंट इज सेटअप टू मेजर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द मिथाइल एथेनोएट। बेटा रिएक्शन उसने दे दिया है जिसमें एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जा रही है और कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल बन रहा है। द हाइड्रोलिसिस इज फाउंड टू बी स्लो इन द न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। कहता है ये वाली हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में स्लो है, बट इट प्रोसीड एट अ मेजरेबल रेट, लेकिन ये ज्यादा स्पीड में होना शुरू हो जाती है व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम उस सॉल्यूशन के अंदर HCl डाल देते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रिएक्शन मिक्सचर? तो वो जो HCl है उसका क्या काम है? पहली ऑप्शन है टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट बाय कैटालिटिक एक्शन, यही आंसर बेटा, वो ऐसे कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो ये आंसर हो गया। दूसरी ऑप्शन है टू मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब आप HCl डालेंगे तो ज़ाहिर है पीएच तो कांस्टेंट नहीं रह सकती, दूसरी ऑप्शन ठीक नहीं है। चार्ली ऑप्शन है टू एंश्योर दैट द रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम, वो कहते हैं कि HCl को हमने डाला ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए, तो कैटालिस्ट के बगैर भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, कैटालिस्ट की वजह से कोई स्पेशल इक्विलिब्रियम नहीं आता, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है बस, तो चार्ली बात भी गलत हो गई। और डेल्टा ऑप्शन है टू सुप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ द एथेनोइक एसिड फॉर्म्ड, कहते हैं जो एथेनोइक एसिड बन रहा है उसकी आयोनाइजेशन को रोकना है। एथेनोइक एसिड प्रोडक्ट है और जो
हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट होता है, वो क्या करता है, वो रिएक्टेंट की आयोनाइजेशन को रोकता है या सुप्रेस करता है। तो डेल्टा बात भी गलत हो गई, तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन है जी 78 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बेटा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन चेंज नहीं करता, ये कैटलिस्ट होता है। कंसंट्रेशन पहली ऑप्शन है, दूसरी प्रेशर है, तीसरी कैटलिस्ट है, चौथी टेम्परेचर है। तो कैटलिस्ट के अलावा कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट की बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। इसी तरह प्रेशर की वजह से भी होता है और टेम्परेचर की वजह से भी होता है, लेकिन कैटालिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ जल्दी अटेन हो जाती है। तो 79 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, अ गैस इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप विच इज द फास्टेस्ट रेट। बेटा उसने बताया कि गैस एक पाइप में फ्लो कर रही है, तो बताएं कि कौन सा फास्टेस्ट रेट होगा। ऑप्शंस दे दी गई हैं, इन ऑप्शन से हम कैलकुलेट करते हैं। देखें जी बेटा, ये पहली ऑप्शन है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर इन 5 मिनट्स। मैं सबको पर मिनट में चेंज करता हूं। पर मिनट में चेंज करने के लिए इधर भी 5 से डिवाइड, ऊपर भी 5 से डिवाइड, तो डिवाइड करने पे क्या बन गया, डिवाइड करने पे 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में हमारे पास उसकी जो रेट ऑफ फ्लो आ गया वो ये आ गया जी। फिर दूसरी ऑप्शन जो है वो 50 सेकेंड्स है, 50 सेकेंड्स। अगर हम ऐसा करें, 50 सेकेंड है तो 60 सेकेंड अगर बनाना चाहते हैं तो पहले इसको 50 पे डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। 50 से डिवाइड होने पे 1 सेकेंड आ जाएगा, एक को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे पर मिनट आ जाएगा। तो ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, तो 10/50 यानी 1/5, तो 60/5 पर मिनट। अब 60/5 क्या आता है जी, 12। क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमारे पास आ गया। अब देखें जी 40 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 4 मिनट है, नीचे भी 4 पे डिवाइड, ऊपर भी 4 पे डिवाइड। हम यहां पे पर मिनट बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा जी, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट के लिए ये वैल्यू भी आ गई। अब लास्ट है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 8 मिनट। ऊपर नीचे 8 पे डिवाइड किया, नीचे तो आ गया 1 मिनट। 100 को 8 पे डिवाइड करना है। 100 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 बच गया, फिर पॉइंट लगा, 0 आ गया 5, 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। और यही सबसे ज्यादा रेट आ रहा है। देखें इस ऑप्शन में 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, इसमें 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, इसमें 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, और यहां पे 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। तो सबसे ज्यादा किस केस में क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो वो बेटा डेल्टा ऑप्शन बनी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इन 8 मिनट। जब हमने उसको पर मिनट में चेंज किया तो सबसे ज्यादा आंसर आया, तो 80 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द फास्टेस्ट वन। कहते हैं कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। पहली ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ मार्बल चिप इन 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिड एट 30 डिग्री। दूसरी ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ मार्बल चिप इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिड एट 40 डिग्री। यानी दोनों में एक तो एसिड की अमाउंट का फर्क है और टेम्परेचर का फर्क है। तीसरी ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिड एट 30 डिग्री। और डेल्टा ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इन 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिड एट 40 डिग्री। पहली दो ऑप्शन में मार्बल चिप लिखी हुई है, मार्बल चिप मीन सॉलिड पार्ट होगा। और जो चार्ली डेल्टा ऑप्शन है इसमें बेटा उसने पाउडर्ड लिखा हुआ है, पाउडर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। यानी पहली दोनों ऑप्शन तो कैटेगरी से बाहर हो गई, आखिरी दो ऑप्शन में आंसर है। अब आखिरी जो लास्ट ऑप्शन है उसमें टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, और दूसरा अमाउंट ऑफ लिक्विड भी कम है, एसिड जो है वो लेस अमाउंट में है, यानी कंसंट्रेटेड एसिड होगा। तो फिर यहां पे 1 ग्राम ऑफ जो है वो पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इन 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिड एट 40 डिग्री, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, यानी 81 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन
आर गिवन I2 plus 3Cl2 goes to 2ICl3 डेल्टा H माइनस 214 किलो जॉल है, बस ये सिर्फ किलो जॉल। फिर आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस और डेल्टा H है पॉजिटिव 38 किलो जॉल पर मोल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड। उसने ICl3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमसे पूछी हुई है, हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फिर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ये बेटा आयोडीन प्लस 3Cl2 2ICl3 इसकी अमाउंट दी गई है इतनी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये तो 2 मोल्स हैं। 2 मोल से 1 मोल बनाने के लिए इसे भी 2 पे डिवाइड, इसे भी 2 पे डिवाइड और इसे भी 2 पे डिवाइड, सबको 2 पे डिवाइड किया तो एंथैल्पी भी 2 पे डिवाइड हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैंसिल होके 107 किलो जूल पर मोल आ गया। अब ये 1 मोल के लिए हमारे पास जो ना वैल्यू आ गई, लेकिन यहां पे आयोडीन क्या हो गया, हाफ। आयोडीन सॉलिड से गैस में जब जाता है तो ये वैल्यू है, तो हाफ के लिए क्या होगा, हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 किलो जूल। अब 107 माइनस में है और ये प्लस में है, इन दोनों का डिफरेंस इसलिए कि पहले इसमें चेंज होगा तो ये इस्तेमाल होगा इसमें, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी हम इन दोनों को सिंपली सम अप करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में है, तो वो आंसर आ जाएगा -88 किलो जूल पर मोल। तो ये बेटा इसका आंसर बना क्वेश्चन नंबर 82 का -88 किलो जूल पर मोल। तो देखें पहली ऑप्शन है पॉजिटिव 176 किलो जूल पर मोल, दूसरी -176 किलो जूल पर मोल, तीसरी ऑप्शन है -88 और यही बेटा इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन है -214, ये भी गलत हो गया, तो 82 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक सेल। कहते हैं हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में। पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, इट इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है जी। गैल्वेनिक सेल, इट इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन है इन दिस सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कह रहा है इन दिस सेल एनोड इज शोन बाय नेगेटिव साइन, गलत। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है एंड कैथोड इज शोन बाय पॉजिटिव साइन, गलत हो गया ये, यानी बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए गलत है। फिर बीटा ऑप्शन गैल्वेनिक सेल के लिए देखें, इन दिस सेल एनोड इज शोन बाय पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। गैल्वेनिक सेल में शुरू में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, तो यहां पे जो बीटा ऑप्शन उसने लिखी है वो इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक के लिए उलट लिखी हुई है, यानी ये इनकरेक्ट हो गई। चार्ली बात, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन दिस सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो रिएक्शन परफॉर्म होता है, और गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो डेल्टा भी ठीक है। तो 83 में बीटा गलत है, बाकी सारी ऑप्शन ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 84, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। पहली ऑप्शन है 10.3, दूसरी 10.1, तीसरी 10.2 और लास्ट ऑप्शन है 10.4। देखिए बेटा, ऐसी बेस जो 2 OH छोड़े उसकी आपने पहले POH कैलकुलेट करनी होती है। POH क्योंकि वो OH छोड़ने वाली बेस है, तो क्या करेंगे, 10 खत्म साइन चेंज, 10 खत्म कर दिया, साइन चेंज कर दिया, बाकी बच गया 4। अभी POH नहीं आई, जो 2 OH छोड़ता है उसमें ये जो भी 10 की पावर होगी इसमें से 0.3 माइनस कर दें, तो आंसर आ गया 3.7। अब ये POH आई है बेटा, अब pH निकालनी है, तो हम जानते हैं pH प्लस POH 14 के इक्वल होता है, तो POH आ चुकी है, तो pH क्या होगी 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस 3.7 मतलब 10.3, तो 10.3 हमारे पास उस सॉल्यूशन की pH आ गई है, तो पहली ऑप्शन थी 10.3, यही बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 एल्फा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी
लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 85, गिवन द इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन गोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस इज नॉट करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। जी बेटा पहले मैं इस इक्वेशन के बारे में कुछ बातें लिख लेता हूं, फिर हम ऑप्शंस को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, उसके 2 मोल्स बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का कितना मैस होता है 44 ग्राम, ये 12 ग्राम, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस है 28 ग्राम, 2 मोल हैं, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56 ग्राम हमारे पास आ गए। अब हमारे पास पहली ऑप्शन क्या है, देखें जी, पहली ऑप्शन है बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इसका 1 मोल उसके 2 मोल बना रहा है, तो पहली बात ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका 1 मोल है तो वो 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। चार्ली ऑप्शन है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नियरली इक्वल टू 24 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो 44 है, लेकिन क्या ये 24 है, गलत, ये वाली बात गलत हो गई, तो चार्ली ऑप्शन बेटा इनकरेक्ट हो गई, यही आंसर है हमारा। डेल्टा ऑप्शन देखें, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12 ग्राम जो है ये दोनों आपस में यूज हो रहे हैं, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा ठीक है, चार्ली बेटा इनकरेक्ट है, और यही इसका आंसर बनता है। तो 85 का चार्ली ऑप्शन। ये था बेटा आज का टेस्ट, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।